क्या है, किसान नेता जो भी यहाँ पहुंचे किसी ने भी मन से लड़ाई नहीं लड़ी। अच्छा, आज जो किसान संगठन है वो किसान संगठन किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। संगठनों के बारे में तो यो कहेंगे कि वो बन मुट्ठी ही जोर लगाती है। अब जब इतनी यूनियन चल रही हैं, अगर एक यूनियन हो जाती तो कोई भी किसान की समस्या हल हो जाती। और जी हमने चंदन चौहान जी को वोट दिया और हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज जो हमने इतनी यो राम कथा सुनाई, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खफा बहुत हैं। अच्छा, क्यों उन्होंने जिले पर ऐसे आदमी बैठा रखे हैं जो आपने राजनीतिक पार्टी की बात कही थी। जी मैं विरोधी नहीं राष्ट्रीय लोकदल का, जी जी जी, पर हिमाती भी नून नहीं हो रहा कि जिसके लिए मैंने 20 साल संघर्ष करा। आज एक छोटा सा काम, एक सेंटर परिवर्तन या किसान को पैसा मिलेगा तो हमारे बालक पढ़ेंगे, कामयाब बनेंगे, और वही हमें नहीं मिल पा रहा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये कमेटी बना रखी है, जो जिला अध्यक्ष क्यों आज तक बांटपुरा धरना स्थल पर जो बिजनौर के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष, मैं उन्हें भी खुलेआम कहना चाह रहा नागेंद्र पनवार जी को, क्यों आज तक हमारे धरना स्थल पर पहुंचे नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत कराना चाह रहे हैं कि जिले का जो जिला अध्यक्ष कल के दिन को वो हमारे बीच में आप राष्ट्रीय लोकदल वोट देते तो हम कहीं दे देंगे। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और मेरे साथ है आज सूर्य। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। दो युवा किसान नेता हैं हमारे साथ, एक रोहित तोमर जी और एक अनिल कुमार जी। तो इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। आप जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर एक गांव है जो बांटपुरा के नाम से जाना जाता है और काफ़ी सुर्खियों में रहा। यहाँ पर लोगों ने भूख हड़ताल भी की, आंदोलन आज भी जारी है गन्ना क्रय केंद्र परिवर्तन को लेकर, जो बिलाई शुगर मिल है उससे हटवाने के लिए। तो आज हम बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जैसा आप जानते हैं आजकल पॉडकास्ट का दौर ये चला हुआ है, तो इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है हमको बातचीत करने में, क्योंकि जो युवा नेता हमारे साथ हैं अलग अलग गांव के हैं। बांटपुरा से रोहित तोमर जी हैं और कल्याणपुर से अनिल कुमार जी हैं। दोनों नेता हमारे बीच में हैं। और आज अगर बांटपुरा गांव की हम बात करें, जो धरना चला हुआ है, तो उसका जनक इनको हम कह सकते हैं। और सभी ग्रामीणों का सहयोग की वजह से ये आज लगभग 110-15 दिन के आसपास हो चुके हैं धरना चले हुए, और 2 वर्षों से ये लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो बहुत सारे आज हम मुद्दे रहेंगे हमारे साथ, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो बिजनौर टीवी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत सभी का, और मेरा सभी को राम राम नमस्कार। तो रोहित जी, हम आपसे ही स्टार्ट करते हैं। काफी सुर्खियों में रहते हो आप। जी जी। जैसा जानकारी हमको मिली, पहले आप किसान यूनियनों से भी जुड़े हुए रहे, आजकल राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हो। तो अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए पहले। मैं सन 2005 में मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की जी। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल में लगातार मैंने लगभग 5 वर्ष काम किया। फिर मैं सन 2010 में किसान संगठन से जुड़ा जी। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से जुड़ा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन को मैंने लगभग 4 से 5 साल सेवा दी जी। और 5 साल सेवा देने के बाद जब ये आंदोलन चला गाजीपुर बॉर्डर पे, मैं लगातार 12 महीने तक वहीं किसानों के बीच में रहा। अच्छा। और और भी मेरे साथ जो मेरे साथी थे वो भी वहीं पर रहे मेरे साथ में जी। उसके बाद जब किसान आंदोलन वो हुआ, हमारी मांग पूरी ना हो पाई, तो सरदार BM सिंह ने वहां से अपना मतलब वापस ले लिया धरना। जी, मैं गए थे वहां से। हाँ, उनका कहना था कि मैं किसी की लाश पर राजनीति नहीं करना चाहता। अच्छा। फिर उसके बाद हमने भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी, हम उसमें रहे। उसमें संगठन में टूट फूट आपस में होने के बाद फिर हमने कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत में काम किया। अच्छा। और अब मैं इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ और आजाद समाज यूनियन के मतलब भारतीय किसान यूनियन टिकैत के क्षेत्र नहीं, मैं मतलब जो हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं, अच्छा, उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी किसान मोर्चा का ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा, वर्तमान में जी। अच्छा। तो रोहित जी, जैसे आप किसान संगठनों के साथ जुड़े रहे जी,
उसमें कोई कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ जैसे किसान नेता बताते हैं कि मुकदमे लग गए हमारे ऊपर जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते, ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ हुआ सन 2018 में, जब ये रोड जाम की थी हल्दौर चौराहे पर, तब का एक मुकदमा था हमारे ऊपर। अच्छा, तो रोहित जी जैसे अभी हम बात करेंगे, आपका ये चला हुआ है यहाँ धरना जी बाटपुरा में, जी 2 साल हो गए आपको लड़ाई लड़ते हुए। जी जी सभी नेताओं की नजर भी यहाँ जी पहुंची, कुछ नेता आए भी यहाँ जी जी आपके यहाँ, तो कहाँ कमी दिखाई दी? सभी नेता फेल होते हुए दिखाई दिए आपको या कुछ प्रयास भी किए उन्होंने? दरअसल चक्कर क्या है, किसान नेता जो भी यहाँ पहुंचे किसी ने भी मन से लड़ाई नहीं लड़ी। अच्छा, आज जो किसान संगठन है वो किसान संगठन किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वे किसान संगठन किसी की हत्या कर दे कोई, उसे बचाने के लिए, कोई किसी को लूट ले उसे बचाने के लिए, लेकिन किसान की लड़ाई जमीन पर उतर के अगर लड़ते तो शायद मैं मानता हूं कि आज हमारा गन्ना क्रैकिंग परिवर्तित हो जाता। किसान संगठन आए और आकर के आश्वासन देकर कि अगले वर्ष हो जाएगा, पिछले वर्ष हो जाएगा, ये किसान नेताओं का जो कहना था जी, लगातार यही हमें आश्वासन मिलता रहा, और अब तो किसान नेताओं ने आना ही बंद कर दिया। कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता, कोई संगठन का कोई किसान। अब कोई नहीं आया, काफी टाइम हो गया। अच्छा, राजनीतिक पार्टी भी इतनी सारी है और कई विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और जो वर्तमान में सांसद हैं चंदन चौहान जी, वो उससे पहले आपके यहाँ पहुंचे भी थे। कड़ापुर में जब धरना चला हुआ था उनके संज्ञान में था वो, तो वो आए कभी या नहीं, या कुछ बातचीत हुई हो इस बारे में? वो तो चुनाव के समय आए और चुनाव के ही समय यहाँ मीटिंग हुई। चौधरी साहब ने ये कहा था, यहाँ खड़ा होकर के बाजितपुर में प्रोग्राम रखा गया था तीनों गांव का कि आप हमें सेंटर में पहुंचाओ, हम आपको सेंटर देंगे जी। लेकिन उस वादे पे चौधरी साहब भी बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और सांसद चंदन चौहान खुद 25 जनवरी सन 2024 को मुझसे यहाँ कह के गए थे, कड़ापुर 25 दिसंबर को कड़ापुर के धरने पे जी, क्या आप मुझे सेंटर में पहुंचाओ, और हमारे यहाँ आए भी थे, इसी बैठक में बैठ करके गए और ये कह के गए थे मुझसे कि आप मुझे सेंटर में पहुंचाओ, मैं आपका सेंटर परिवर्तन कराऊंगा। अच्छा, लेकिन अब जो सांसद जी का बयान है वो बयान ये है कि सेंटर अगले साल परिवर्तित होगा, मैं अगले साल करा दूंगा। अब मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, हम किस विश्वास पर हम बैठते हैं, जब 2 साल लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं लगातार। जी। अब क्या किस आश्वासन पर हम उनके चुप बैठ जाएं कि हाँ अगले साल सेंटर होगा या अगले साल गन्ना क्रैकिंग परिवर्तन हो? हमें दो आश्वासन, लिख के दो कि हाँ हम परिवर्तन कराएंगे, हम तैयार हैं उठने को। अनिल जी, मैं सबसे पहले तो किसानी मुद्दों को समझना चाहूंगा। किसान बहुत धरना करते हैं। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था देहरादून के लिए, और एक बैंक मैनेजर था, उन्होंने बोला कि यार यहाँ का एरिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो रहने वाले देहरादून के थे, और यहाँ बार बार किसान धरने देने आ जाते हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। जबकि मैं बिजनौर का रहने वाला था, मुझे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा कि यार कोई व्यक्ति बिजनौर के बारे में ऐसा कहे। तो मैं समझना चाहूंगा कि किसानों के साथ दिक्कत क्या है। असल में कोई भी माँ बाप है वो अपने बच्चों से सीधा सीधा बोलता है कि भाई पढ़ लो, नहीं तो इस धूल मिट्टी में कुछ नहीं रखा, नौकरी करोगे तो बेहतर हो जाओगे। वही अगर शादी की बात आ जाए कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करने जा रहा है, तो उसे चाहिए कि जमीन तो हो लेकिन लड़का नौकरी कर रहा हो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण, पहली बात तो मैं बिजनौर टीवी के माध्यम से सभी लोगों का, जो आज यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। क्यों इस किसान आंदोलन में बिजनौर टीवी के माध्यम से सुमित जी ने भी बहुत बड़ा योगदान करा जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका शुभ नाम? शौर्य जी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। अब आपने पूछा कि किसान की क्या ऐसी दिक्कत हो जो बार बार आंदोलन करने पड़ते हैं। जी जी जी। इसका मुख्य कारण क्या है? ये एक दिखावा है या छलावा है, क्या है? हाँ, क्योंकि सपोज जो हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है कि मुद्दा क्या है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं वो किसानी से जुड़े हुए नहीं है। कोई दिल्ली में रह रहा है नौकरी कर रहा है, गुड़गांव में रह रहा है नौकरी कर रहा है, तो नौकरी पेशा वाले को कैसे समझ में आए कि भाई किसानों के साथ दिक्कत क्या है? तो मेरा नाम, शुभ नाम अनिल कुमार चमन, और मैं जो हूँ, मेरे पास कोई बाहर का व्यापार भी नहीं जी। मेरा जो कुछ घर का खर्च हो वो इस खेती से। हाँ, और मैं अपने ऊपर ही बताऊंगा कि जो आप वित्तीय होती है वही जग वित्तीय होती है। बिल्कुल।
क्यों हमारी जो मिल थी भिलाई थी, हाँ बजाज शुगर मिल भिलाई बिजनौर, तो इसका जो पेमेंट हो बड़े भैया वो आज हमने नवंबर में जो गन्ना भुगतान मतलब नवंबर में जो गन्ना दिया उसका भुगतान जो होगा अगले साल होगा, 1 साल बाद। जो इस साल का सीजन का हमने गन्ना दिया वो 1 साल बाद। अब ये मान लो कि किसान तुमने कहा कि ये समस्या क्या हो रही कि अब ये मान लो कि हम खेती करने में मैं स्वयं को अपने ऊपर ले रहा हूं जी कि मुझे अपनी फसल पैदा करने में 1 साल लगा। बिल्कुल। जो गन्ना हम जब मार्च में बो रहे हैं वो अगले साल मार्च में तो कटेगा। हाँ पूरा 1 साल। तो मार्च में तो हमने बंसी गन्ना पैदा कर दिया। जी जब हम उसे नवंबर माह में दिसंबर में जब फैक्ट्री चलती है सीजन चालू होता है आगामी, जब हमने फसल बेच दी तो और जो शुगर मिल बे 15-20 दिन में किसान का भुगतान चालू हो गया। जी ठीक है, हमने गन्ना गिर दिया तो हमारा 10-5 दिन में अगर 15 दिन बाद में एडवाइस आ गई तो हमारा काम चालू हो गया। और जैसे जो हमारी फैक्ट्री है भिलाई बजाज की, जी अब इस पर जब हम गन्ना गिरेंगे तो जैसे इस साल सरकार का रेट 360 रुपए, भाई 2 साल से सरकार ने कोई रेट बढ़ाया ही नहीं। ये पेमेंट की मतलब रेट की बात बाद में कर लेंगे। अब तो आपकी समस्या का हल हो कि किसान की क्या जो बार बार आवाज आ रही। हाँ जी। तो साहब जो सरकार का रेट है वो 360 रुपए, अगर हम भिलाई को गन्ना दे तो उससे हमें पैसे नहीं मिल रहे जी। क्यों? पैसा हमारा 6 महीने साल भर लेट मिलेगा। पहला इशू तो कोई भी फसल 1 साल लगती है और उसके बाद जब वो बेच दें तो फिर 1 साल और फिर 1 साल इंतजार करता पड़ता है। इस बजाज की फैक्ट्रियों में जी जिले बिजनौर में 9 शुगर मिल ना, 9 शुगर मिल में 8 शुगर मिल जो हो, कुछ फैक्ट्री ऐसी भी हैं जैसी हमारे चांदीपुर शुगर मिल जी बिंदल वालों की लगी है। हाँ। अभी 1 साल पहले चली है, पिछले साल 23-24 में उसका शुगर होया है। उसका भुगतान बंसी 4 दिन में, बहुत ही बढ़िया। 4 दिन से 8 दिन में एडवाइस बन रही जी। और एक बजाज वालों की फैक्ट्री भिलाई है, इसकी एडवाइस बनती है 4 माह से 6 माह के बाद में। बिल्कुल, तो सीधा सीधा लॉस है। अगर सपोज आप 4 दिन में पैसा मिल रहा है और वो एक साल के लिए अगर बैंक में सीधा सा डाले, कोई एफडी नहीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई स्टॉक नहीं, तो भी 3.5% तो ब्याज मिलेगा। और इस बजाज फैक्ट्री से क्या मिलता है? बजाज फैक्ट्री से इतना मिलिया हम कि जो गन्ना 360 में सरकार ने क्या रेट नहीं खोला, हमने उस पर गिर दिया। अब अगर फैक्ट्री को देंगे तो हम 1 साल बाद फिर पैसा नहीं मिलिया तो वो गन्ना को लो करेशनो को 260 रुपए में गिरते हैं जी। और 100 रुपए मंदा। हाँ। क्यों? हम अपने बालक पढ़ाने हैं। हाँ। आप अगर घर में पैसा नहीं आने का तो जो घर का चूल्हा वो नहीं चलने। बिल्कुल। तो हमारी समस्या ज्यादा हो, इस बार हम आंदोलन करने पड़ते हैं। मेन समस्या है कि पैसा समय पे नहीं मिल पा रहा किसान को। जी। और सर एक चीज और है कि सरकार ना हमेशा कहती है, चलो पहली सरकार ने क्या कहा वो बात नहीं लेते, लेकिन करंट सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट है 2014 में जब आई तो उन्होंने बोला कि भाई हमें थोड़ा टाइम दो, एकदम से कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और ये सही बात भी है कि एक गवर्नमेंट हर एक किसी का भला नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है हम 2021 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, फिर शायद 2022 तक, और अब चल रहा है 2025। तो ये दोगुनी कैसे हो सकती है सर? आय दोगुनी क्यों नहीं कर पाई सरकार? सरकार दोगुनी की तो तुम छोड़िएगा, अगर किसान की जान बच जाए इस समय में जी तो ये बहुत बड़ी बात। अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में किसान नेता डल्लेवाल साहब हाँ लगभग 6 माह से अनशन पर, हाँ कोई उनकी नहीं सुनी जा रही क्योंकि एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जी। एमएसपी की मांग हो किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल जाए। आज हम फसल अपने कहीं भी बेचने जाए तो उसको कोई भी खरीदार भी लेने को तैयार नहीं हो रहे, तो हम पैदा क्या करें? जी जी जी। दोगुनी तो नहीं, मैं अब भी फिर उस बात को रिपीट करना चाह रहा हूं। क्यों? अगर वर्तमान स्थिति यो रही तो आप तो अखबार के माध्यम से रोज देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि किसान की आत्महत्या बढ़ती जा रही। बिल्कुल सर, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या कर रहे हैं वो किसान कर रहे हैं। किसान सबसे ज्यादा मेहनत भी किसान करते हैं।
यहीं से तो ये सवाल आता है, अगर एमएसपी भी मिल जाती है सर, तो उस पर भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 8 से 25% तक, जी। दोगुनी तो नहीं हुई। तो फिर कहां से ये गवर्नमेंट जो है बार बार कहती है कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हम तो इस बारे में एक ही बात कहेंगे कि अपने ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जी। क्यों आज 2025 चल रहा, अगर आपके टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचो, तो वे 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, तो वे सर पहले धामपुर में आए थे, जी। उनकी जनसभा में मैं भी गया था, जो बिजनौर के में इंटर कॉलेज था, जी। उसमें उनकी जनसभा हुई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यो बात जनसभा में खड़ा को कही थी बिजनौर में, कि मैं किसान का जो भुगतान है गन्ने का, यो 14 दिन में कराऊंगा। और आज वही प्रधानमंत्री जी हैं, 14 दिन तो छोड़िएगा, 14 माह में भुगतान नहीं हो पा रही है। जी सर। मैं स्वयं किसान हूं कि मैं गन्ना बिलाई को बेचता हूं, इसी देरी के भुगतान के लिए हमारा किर्रे केंद्र बाटपुरा हल्दोर समिति के अंतर्गत आता है, जी। जिले बिजनौर में। वहां के किसानों ने स्वयं हमने भी गन्ना नहीं दिया, क्यों? उस फैक्ट्री का इस साल का भी, अगर फैक्ट्री चली थी 3 नवंबर को इस साल, और आज है साहब आपकी 27 मार्च, जी। तो इस सीजन में भी 1 माह का भुगतान दिया है बिलाई शुगर मिल नो बिजनौर। तो इसी मारो हमने सोचा कि भाई इस मिल से अपना पीछा छुटा लो, बिल्कुल। तो हम अपना बाटपुरा के केंद्र बदलवाने के लिए पिछले साल पूरे आंदोलन करा, जी। हमें कोई सफलता नहीं मिली। इस साल भी हमारा बाटपुरा के केंद्र 110 दिन हम वहां दिन रात सोते हो गए। पर तुम इसमें यो देख लो कि सरकार यो किसान की है या पूंजीपति की है, क्यों? जब हम एक मील हमें पैसा नहीं दे रही, हाँ। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने एक बात कही थी पिछले विधानसभा चुनाव में 2024 में, जी। ना पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में, क्यों? जब सीट कुछ कम आई थी यूपी में लोकसभा की, हाँ। तो उसके ही 2-3 दिन के बाद का अखबार था, वो मैंने पढ़ा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो इस सीजन में 24-25 के में जो शुगर मिल समय पर भुगतान नहीं देगी, उस मिल के सेंटर कटेंगे। जी। तो हमें भी खुशी मिली कि हमारा सेंटर का नंबर आपको लग जाएगा। लो भाई, हमने जो पिछले साल गन्ना नहीं दिया, आपको सुमित जी हमारा सेंटर परिवर्तन हो जाएगा। तो साहब हमारा तो पूरा सीजन बीत गया। आज लखनऊ की भी बात करो तो जो गन्ने के अधिकारी हैं, गन्नायत के नाम से यूपी में सुशोभित था, प्रमोद नारायण जी, उनके ही भी अर्थी चक्कर हो गए, परंतु हमारा सेंटर तो बदल को नहीं दिया। जी। अब इसके अलावा हम आत्मदाह ना करो तो बताओ, आया आत्महत्या ना करो तो इसके आगे विकल्प क्या? कहां सरकार सो रही? जी सर, आपने गन्ने की मेन बात रखी। सपोज अगर हम गन्ने की खेती ना करके कुछ और करें तो? अब आप कह रहे हैं हम गन्ने की खेती ना करके, मेरा मन भी कई बार करता जी। कि मैं गेहूं की खेती कर लूं, मुंजी कर लूं, परंतु जब उसकी गुना भाग बैठती है तो बैठ तो जाता पैसा बराबर। क्यों बैठ क्यों जाता? कि गन्ने की फसल में भी साल भर में 1 बीघे में 10,000 रुपए बच पा रहे हैं जी। इस जैसा जो समय चलिया, हाँ। 10 से 12,000 मान लो, इतना ही बच पा रही है। और गेहूं मुंजी में भी इतना ही बच पाता है। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न करा कि अब किसी तुम्हारा भुगतान नहीं मिले तो आप फसल चक्र दो जा कर लो। जी। उसो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हो, उन्होंने एक बात कह दी, हाँ। इस गन्ने में एक तो हम 6 माह का गोत, मतलब डंगरों के लिए जो हमारा पशु हो, जो हमारा पशुधन घर बंधा होया हो, जी। उधर गन्ने के तो पैसे मिलते रहे, और जो इसका गोला होता, चारा होता, वे हमारे पशु को लिया आता कि नवंबर से अप्रैल लो हमारा जो पशु खाता वो गन्ने का गोला खाता, बिल्कुल। चारा हो जा 6 महीने चारा हो गया।
दूसरी बात यो हो कि परम पिता परमेश्वर ऐसी कदी ना करे जो किसान को इतनी बड़ी हानि हो। अभी ओला आ जा, तूफान आ जा, कहीं बाढ़ आ जा, तो ये जो मुंजी या गेहूं हो, ये एक ऐसी फसल हो कि ये बहाव से आपको बह जाती जी या इनमें हानि जो जाती ज्यादा हो जाती। एक गन्ना जो मजबूत फसल में मानी जाती जी कि यो जो हो ओला भी पड़ जाओ या सपोज करो गन्ना तकड़ा होने के बाद गिर भी जाओ। अभी हमने मुंजी बोल ली, मुंजी में ठंडी होगी बड़ी अच्छी हुई, अगर जब वो ओला वृद्धि हुई बारिश हुई तो वो ढह गई, तो ढहने होने के बाद उसमें 100-160% हानि हो गई, जी 30% हम घर ला पाए। अगर हमारा गन्ना तकड़ा होने के बाद भी गिरता हो तो इसमें 10% हानि हो पाती। जी ये मजबूत खेती है। तो अनिल जी, आपने जो जानकारी दी कि गन्ना इसलिए ज्यादा होता है कि अगर आप बाकी फसल सपोज दाल गेहूं चावल जी। अगर करते हैं तो उसकी फसल को नुकसान होने के चांसेस होते जी। हैं और गन्ने में कम कम होते लेकिन सर इसी चीज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक फसल बीमा योजना भी स्टार्ट की थी, क्या उसका फायदा नहीं ले सकते किसान लोग? अब मैं आपसे बताऊं फसल बीमा का, मैं शुभम अनिल कुमार इस बात को कहना चाह रही हूं जी कि माननीय प्रधानमंत्री जो यो किसान सम्मान निधि चल रही है, ये सन कौन से चल रही जी? मेरी निगाह में सन 18-19 से चल रही होगी, क्योंकि पिछले लोकसभा से पहले आ गई। लगभग 6-7 साल किसान सम्मान निधि को हो गए। मुझे आज तक किसान सम्मान निधि नहीं मिली, तो मैं उस फसल बीमा को कैसे विश्वास कर लूं कि वो किसान को मिल जाएगा? मेरा खाता चेक करें आप कि अनिल के पास जमीन है या नहीं है। अगर मेरे नाम जमीन है तो मुझे किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिल रही? मैंने भी कई बार जाको भी यो देख लिया, जो हमारे गन्ने के समूह बड़े मतलब कहने का ये कह लो आप कृषि अधिकारी जी विक्रम सिंह बिजनौर, उन समय में कई बार मिला, परंतु मेरे खाते में आज तक किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया। तो मैं कैसे कह दूं कि किसान को फसल का बीमा मिल जाएगा? जी जी ये सब झोले ढोले, हाँ, इन पर किसान नहीं आने वाला। बिल्कुल सही बात की, क्योंकि उसे एक तो सबसे बड़ी बात है कि फसल की जो कीमत है वही 1 साल बाद मिल रही है, उसके बाद आप फसल बीमा करा दें। जी। और जब प्रधानमंत्री हर बार टीवी पे आके बोलते हैं कि भाई हम आपको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और वो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ है, तो किसान कैसे फसल बीमा कराएगा? ये भी आपने सही बात की है। मैंने बात बहुत सही, मैंने अपना दर्द बताया, क्यों वो कहे कि आदमी अपनी बात बताओ तो उसे क्या बताए। जी अच्छा चमन जी, जैसे ये धरना चला हुआ है आपका, लगभग 3.5 महीने होने को चल रही है। हाँ, 110 दिन हो गए जी। तो अभी कब तक और चलेगा ये धरना आपका? कब तक की उम्मीद हो रहा है? इस धरने को तो देखो, उम्मीद तो ये हो कि मरता क्या ना करता। जब लोग हमारा परिवर्तन नहीं होने का, हमारा धरना बादरसू जारी रहेगा। अच्छा ठीक जी। उसकी रूपरेखा समय के अनुसार को धरनों की रूपरेखा बदलती रहेगी। जी जी। अभी इतना बिलाई चल रही है, इतना ये चल गया, कल के दिन को इसकी रूपरेखा में कोई परिवर्तन हो गया तो वो करेंगे, परंतु धरना स्थगित नहीं करेंगे जब लोग परिवर्तन बांट के अच्छा, जिले के जो नहीं होने जो संगठन किसान संगठन जिले के अंदर हमारे चल रहे हैं जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, संगठनों के बारे में तो यो कहेंगे कि वो बन मुट्ठी ही जोर लगाती है। अब जब इतनी यूनियन चल रही है, जी अगर एक यूनियन हो जाती तो कोई भी किसान की समस्या हल हो जाती। तो उनके माध्यम में, तो बिजनेस टीवी के माध्यम से सुमित जी यही कहूंगा कि ये हमारी बन मुट्ठी है, अगर ये खुल जा गुट्टा गुट्टा रह जाए तो क्या रहेगा? तो हम उन यूनियनों को आरोपी ना कहते हो, यही कहेंगे कि एकता की मिसाल दे। और आज किसान की आवाज हो आ गई कि कोई भी एसडीएम डीएम कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आज किसान को तवज्जो नहीं हो दे पा रहा, और रोज किसान की हालत बदतर होती जा रही है। अब आई राजनीति की बात कि राजनीतिक पार्टी क्या कर रही। अब लो हमें भी ये पता था कि राष्ट्रीय लोकदल जो हो किसान की पार्टी जी। मैं आज अपनी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा, क्यों? जब से मैंने सुमित जी होश संभाला,
मेरा ध्यान आज आपके पास भी समय और हमारे पास भी जी समय जी है। जी क्यों हम बात खुल को बोल लेंगे जी बिल्कुल क्यों ये आवाज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे जरूर। जी क्यों मुझे होश जो हो वो 2004 से हो। अच्छा और अब 24 का 2000 लोकसभा के चुनाव से 2024 लोग का जी मैं थोड़ा सा आपके इस चैनल के माध्यम से खुलना चाह रहा हूं। जी क्यों बात वहीं लाऊंगा जहां राजनीति की आपने बुज्जी की जोर जी, कितना जी, लगाया। जी 2004 में हमारे यहाँ जो थे मुंशी रामपाल जी, उस टाइम चांदपुर विधानसभा भी इसमें थी, परिसीमन नहीं हुआ था पहले परिसीमन। तो हमने देखा अगर बीजेपी से गठबंधन था उस टाइम मुंशी रामपाल जी का या नहीं था, हमें तो पार्टी का पता था। तो 2004 में हमने राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया, जैसे हमारे पापा जी ने या हमारे बाबा जी ने बता दिया। अच्छा 2004 के बाद मुंशी रामपाल सांसद बन गए। उनके बाद हम लोग फिर आ गए हमारे 2009 लोकसभा में। आज जो सांसद है हमारे चंदन चौहान जी, इनके पिताजी स्वर्गीय संजय चौहान जी, जी उन्होंने वोट दिया। जी उस साल मेरी शादी भी हुई थी, तो उन्होंने वोट दिया, उनके साथ अनुबंधन से रहे, वे एमपी बने। क्यों मैं राष्ट्रीय लोकदल का सच्चा सिपाही मैं इस पे कहना चाह रहा हूं कि 2004 में राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया, 2009 में संजय चौहान जी को वोट दिया, वे लोकसभा जीते। 2012 में विधानसभा में सेनाभाई राणा जी आ गए, उन्होंने वोट दिया। 2000 लोकदल इस बात थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि लोकदल को 2012 में सेनाभाई राणा जीते। 2014 में हमारे लोकसभा से जयप्रदा जी थी, अभिनेत्री जी, उन्होंने वोट दिया। 17 में राहुल जी थे हमारे घराने वाले, विधानसभा में उन्होंने वोट दिया। और 2019 लोकसभा में 2016 में कहाँ बता रहे हैं आप? 2014 में अभिनेत्री जयप्रदा लोकसभा में जी, लोकसभा में जी जी जी। तो 2014 उन्होंने दिया। फिर हमने मतलब कहने का जी 17 में हमारे से राहुल जी थे घराने वाले जी, उन्होंने विधानसभा में वोट दिया। फिर 2019 में जो हमारा गठबंधन होया, वो हमारा गठबंधन बहन जी से था जी सुश्री मायावती जी से था। जी तो उस साल जो था मतलब उनके बंटवारे में जो सीट जो आई थी, जो हाथी को दे दी गई थी। गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का था 2019 में। मलुक नागर जी, तो हमारे से जो प्रत्याशी थे वे मलुक नागर जी थे। अब मुझे अब भी ध्यान है कि नंबर 3 का बटन था मलुक नागर जी का। तो जब भी हम उनका प्रचार कर रहे थे या जो लोग भी आम थे, तो हम भी या वे भी यो कहते थे कि भाई हाथी की पूंछ को ही नल का हाथ का मान लियो। तो हमने हाथी की पूंछ को ही नल का हाथ का मान लिया था। नंबर 3 का बटन था और वो दबाया था। मलुक नागर जी कामयाब हुए थे 2019 में। अब जब 22 में जी, उसके बाद जी 19 के बाद 22 में विधानसभा जी, 22 में हमारे हैं जी डॉक्टर नीरज जी। चुनाव हारने में हारना ही नहीं था, क्यों 95,000 वोट डॉक्टर नीरज जी के आए थे जी। बहुत कुछ ऐसी खामी थी वो इस पर ना खोली जाने की। डॉक्टर नीरज जी के साथ अनुबंधन से रहे 2022 में विधानसभा में, उन्होंने वोट दिया और वे जीत की ओर बढ़े। अब 2024 में हमारी पार्टी का जो गठबंधन होया वो बीजेपी से होया, भारतीय जनता पार्टी से। तो इसमें भी हम अब भी पता है कि हमें नंबर 4 का बटन था और जी हमने चंदन चौहान जी को वोट दिया। और हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आज जो हमें इतनी ये राम कथा सुनाई, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खफा बहुत हम। अच्छा, क्यों उन्होंने जिले पे ऐसे आदमी बैठा रखे हैं जो आपने राजनीति पार्टी की बात कही थी जी। मैं विरोधी नहीं राष्ट्रीय लोकदल का जी जी जी, पर हिमाती भी नून नहीं हो रहा कि जिसके लिए मैंने 20 साल संघर्ष करा। आज एक छोटा सा काम, एक सेंटर परिवर्तन या किसान को पैसा मिलेगा तो हमारे बालक पढ़ेंगे, कामयाब बनेंगे, और वही हमें नहीं मिल पा रहा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये कमेटी बना रखी है, जो जिला अध्यक्ष क्यों आज तक बांट प्रधरना स्थल पर जो बिजनौर के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष, मैं उन्हें भी खुलेआम कहना चाह रहा नागेंद्र पनवार जी को, क्यों आज तक हमारे धरना स्थल पर पहुंचे नहीं। आए कुछ आदमी आए, आचार्य नरेंद्र जी आए हैं, कंभोर वाले ब्रजवीर जी आए हैं, परंतु कोई भी आदमी ऐसा नहीं पहुंचा जिस आदमी के लिए हम तन मन धन से खड़े हुए। राजेंद्र सिंह भी तो आए हैं आपके यहाँ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राजेंद्र जी हमारे लिए नहीं आए थे, अच्छा, बेहतर कड़ापुर के लिए आए थे। नहीं आपके यहाँ धरने पर नहीं पहुंचे हुए? आए बस दिखावटी आए। अच्छा अच्छा, हम जो कहो
एक दिन आए थे वे, जिस दिन हमारी महासभा हुई थी, वो भी महासभा में देखो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा क्यों, हमारे बुजुर्ग हुए, पर वे अगर मन से आते तो इसका हल निकालते हमारे बीच में बैठ कर आकर कि भाई बाल को यो हल हो तुम्हारा, मुझे जिले बैठो इतना टाइम हो गया। और वे एक दिन आए, उस बात को फिर भूल गए, वे तो कड़ापुर आए थे, कड़ापुर पे करा गए। तो हमारा जो मेन दुख हो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत कराना चाह रहे हैं कि जिले का जो जिला अध्यक्ष हो, कल के दिन को वो हमारे बीच में आप राष्ट्रीय लोकदल वोट देते तो हम कहीं दे देंगे। अब जो मेन सिरे है इस जंग का या इस हार का, वे हैं हमारे माननीय चंदन चौहान जी। अच्छा, कि जिसके लिए हमने 2024 में इतनी तन मन धन से कामयाबी दिलाई कि झालू उनकी जनसभा थी, मैं भी गया था, रोहित जी हमारे भैया बैठे हैं जी। ये भी गए, इनका फोन आया था कि अनिल चलोगे, मैंने भी चलेंगे, क्षेत्र में बहुत दौरे हुए। तो चंदन चौहान जी के लिए बहुत जोर लगाया और आखिरी मौके आती है बजीतपुर जनसभा थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, वो मुझसे पहले इन्होंने दुरा दी है। तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यो कह गए थे कि आप मुझे सेंटर में बताओ और इन तीनों गांवों को परिवर्तन में दिलाऊंगा, मैं आपको सेंटर दिलाऊंगा। तो जब हम मुजफ्फरनगर में उस टाइम उपचुनाव चले था पीछे, जब हमारे कमेटी सदस्य अंकुल जी बैठे हमारे अध्यक्ष जी, जब ये मिले उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैन जी से, उन्होंने कही ठीक हो, हमने ये भागदौड़ सांसद जी को दे रखी हो, बेस काम को करा दे। तो जब माननीय सांसद चंदन चौहान जी को हमारा पता था कि तीनों सेंटर एक जगह हो, बजीतपुर हमारा परिसीमन में हो गया था, उसमें तो कोई शिकायत ही नहीं थी, कड़ापुर रह गया था, बजीतपुर रह गया, वो बड़ा भाटपुरा रह गया था जी। तो जब कड़ापुर के कागज लग रहे थे तो उन दिन हमारे चंदन चौहान जी कहां थे। अगर मैं भाई एक साल पीछे हटता हूं मैं, अगर इस धरने की जब शुरुआत हुई थी तो माननीय चंदन चौहान जी भाटपुरे गांव में आए थे, जहां आप लोग या हम बैठे हैं आज, इसी बैठक को बैठे थे कि यो काम मेरा। क्या जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल का लेटर पैड जा रहा था लखनऊ, क्या उस दिन भाटपुरे का नाम नहीं गिर सका था? क्या वो लेटर पैड माननीय सांसद जी ने देखा नहीं? भाई दुख जो होगा वो सुमित जी अपने से तो होगा। भाई अगर मैं कोई काम बिगाड़ू तो मेरा सबसे बड़ा दुख जो होगा मेरे पिताजी को होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोकदल से नाराज हैं अब जो अब भी गांव में ये या जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, तो नाराज हैं। मतलब देखो इस टाइम जो वर्तमान स्थिति है जी वो एक क्षेत्र का जितने भी लोग हो, आप भी क्षेत्र में जाओ जी और हम भी क्षेत्र में रहो और अपने, क्यों देखो कोई भी गलत को गलत और सही को सही कहेगा कि जब सेंटर के अंदर पूरा क्षेत्र एक बात को कह रहा कि सेंटर होते दोनों होते। जी। अब यो कहां का नियम है कि राष्ट्रीय लोकदल जो स्वयं किसान की पार्टी है और वो ही किसान को आधा आधा फाट रही है। तो अब क्या सोचनी है? अब हम राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए रहे जी, जब से आपने वो सवाल जैसा आपने बताया, तो अब क्या सोच रखते हैं आप राष्ट्रीय लोकदल के बारे में? हम राष्ट्रीय लोकदल के बारे में क्या सोच रखते हैं? क्यों देखो जी, अब सोच की बात तो यो रही कि समय जैसा भी बतागा, आज भलाई बुराई करने का समय तो है नहीं है, क्यों बुराई करके भी कोई लाभ तो मिलता नहीं है, क्यों आज पार्टी सरकार में। हम तो यही कहेंगे राष्ट्रीय लोकदल के लिए आपके इस टीवी के माध्यम से कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय जैन जी ने एक नारा दिया था पश्चिम में कि अब की बार 400 पार, आप 400 पार गन्ने का रेट करा दो। और दूसरी बात यही कही थी कि आप मुझे सेंटर में बैठा, हम आपको सेंटर दिलाएंगे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी सीजन के जो वो 20 दिन अभी भी अगर वे चाहो, किसान खुद जोर लगा रहा, मैं नहीं कहना चाह रहा। अभी राष्ट्र माननीय सांसद चंदन चौहान जी ने कई बार जब मेरी भी बात हुई तो यो तो कह दिया कि मैं बात पर धरने पर आऊंगा आप, परंतु धरना खोल बनाऊंगा। नो नहीं कहा कि मैं सेंटर दिलाना आ रहा। अच्छा, जैसे बताया आपने राष्ट्रीय लोकदल के कुछ ही नेता यहाँ पहुंचे जी, नाम भी आपने हाँ मैं नाम में हमारे याद है जी। राजेंद्र सिंह को बताया आपने कि वे भी आए, केवल दिखावटी। बेद भाई खराब दिलाना आए थे, मेरे साहब बता डॉक्टर नीरज चौधरी भी पहुंचे थे आपके यहाँ। डॉक्टर नीरज जी आए थे, तो वो कैसे? हाँ कि डॉक्टर नीरज जी भी दिल्ली गए थे हमसे कहकर
कि मैं दिल्ली जा रहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। उसके बाद वे भी चुप हो गए। अच्छा, इसमें डॉक्टर नीरज जी का भी मैं उनका गुणगान करूं, कोई फिर रोल नहीं रहा, या तो उनके बस का काम ही नहीं था कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना कर आप दिया। लोगों के बीच में पहुंचे, लेकिन हाँ वे आ गए, जो जैसा जिला अध्यक्ष जी के बारे में बताया आपने कि वे आई ही नहीं। हाँ नागेंद्र पवार जी वो नहीं पहुंचे जी। आपके बीच में। इसके अलावा अच्छा और कौन सी पार्टी के नेता पहुंचे यहाँ? यहाँ जो हो हमारे बीच में जो हो हमारे नगीना से सांसद जी माननीय चंद्रशेखर जी, जी आजाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जी। तो वे हमारे बीच में आए। अच्छा, वो भी उन्होंने भी प्रयास करा अच्छा, जितना उनसे होया। और उनके एक जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के जितेंद्र राणा जी, जी। उनका तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि ऐसा किसान ऐसा नेता मिलता ही नहीं। वे हमारे बीच में जैसे भी बेचारे हमारे साथ 10 दफे लखनऊ भी हुई आए। अच्छा, हाँ, क्योंकि जैसे उनका अपना ही सेंटर है। कुल मिलाकर आपके यहाँ धरना स्थल पर जो पहुंचे, एक तो राष्ट्रीय लोकदल और एक आजाद समाज। हाँ, और किसान तो भाई इन्हों तो यूनियन केवल दो पार्टी पहुंची आपके यहाँ? हाँ, दो ही पहुंची, दो राजनीतिक पार्टी हैं। जी जी और जी। किसान संगठन आए होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि किसान संगठन सभी आए, सभी थोड़ा बहुत आए होंगे, एक दिया होगा टाइम। टिकैत जी वाले भी आए। मैंने नहीं कहता कि उनके भी उस दिन हल्दो ब्लॉक अध्यक्ष थे, धर्मेंद्र जी भी थे। अच्छा, सभी लोग आए, जब परंतु वही बात मैंने कि इनसे जोड़ ही नहीं लग पाया कि शहरी यूनियन अगर एक होती। मतलब प्रयास तो किया उन्होंने, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितने भी किसान हैं वो सब कहते हैं कि हमारी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, पेस्टिसाइड या उसका जो खाद है वो सब महंगा होता जा रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है आपकी नजर में? किसानों की आय का स्रोत जो है, सबसे पहले तो किसान की आय जो है ये सरकारें निर्धारित करती हैं। आय का जो स्रोत होता है जी, किसी भी चीज का, कोई भी, अब मान लो हम अभी कोई फसल बोते हैं तो उसका जो मूल्य निर्धारित करती हैं वो सरकारें करती हैं जी। दूसरी बात, आज के समय में जो खेती चल रही है उसमें जो हम ये दवाइयाँ यूज करते हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग भी होता है, क्योंकि अगर उपयोग उनका नहीं करेंगे तो फसल नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। और फसल अधिक नहीं होगी तो किसान को कुछ नहीं मिलेगा जी। और अब तो बहुत सारे रोग, ये 038 जो गन्ना था इसमें बहुत सारे रोग आ गए, तो किसान लगभग 1 बीघा में 20,000 रुपए, अगर उसकी मान लो 4 पर्ची निकलती हैं तो 20,000 रुपए खर्चा उसकी दवाइयों का है जी, कम से कम। और मतलब 4 पर्ची निकालने के लिए अब उस पे सरकारों को एक तो जो दवाई के दाम है वो कम करने चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल भाई। जो खाद मिलता है अभी यूरिया, उसका DAP का कट्टा देखो आप, DAP के मतलब पैकिंग घटा दी और रेट बढ़ा दिए जी। तो ये तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक किसान के लिए है। किसान की आय तभी बढ़ सकती है जब दवाइयाँ और चीजें सब, और जो किसान से, दूसरी बात, किसान से फसल सरकार अपने आप खरीदे जी। ये बिचौलिए बीच में से निकाल दिए जाएं तो किसान की आय बढ़ सकती है, नहीं तो मैं नहीं मानता है किसान की आय बढ़ सकती जी, बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल सही बात की रोहित जी आपने कि एक तो बिचौलिया बीच से निकल जाएं, और दूसरी बात पेस्टिसाइड या खाद जो है, जो इनकी बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई है, वो कीमत अगर आप एक सीमित रखते हैं, क्योंकि जी। बिल्कुल सही बात की है रोहित जी आपने। सबसे बड़ी दिक्कत यही है किसानों के सामने कि किसानों के जो प्रोडक्ट हैं वो तो सेम रेट में जा रहे हैं, और उससे जो खाद मिल रहा है या पेस्टिसाइड मिल रहा है या पानी मिल रहा है, बिजली जो मिल रही है, वो उसका सबका प्राइस बढ़ गया है, लेकिन किसान का जो प्रोडक्ट है वो वहीं का वहीं उतने ही रेट में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो क्या इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसान जो है अपने जो भी फसल हो उसके अलग अलग प्रोडक्ट बना के बेचे? क्योंकि मेन चीज तो यही होती है कि जो खरीदते हैं हमारी फसल वो आगे को अलग अलग प्रोडक्ट बना के बेचते हैं और उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जबकि किसान पूरा साल लगाता है उस फसल को बनाने में और उसे कम पैसा मिलता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये बात, लेकिन किसान इतना मजबूत नहीं है जी कि जो अपना पैकिंग करके कोई भी माल, जैसे आप फल ले लो जो हमारे बाहर से आता है फल, जी, किसान तो बेच सकता है हाँ, लेकिन खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हाँ, अब होता क्या है, मान लो किसान का गन्ना, अभी आप गुड़ की मंडी ले लो आप, हाँ, अब यहाँ किसान का गन्ना 350 रुपए कुंटल कोल्लू वाला खरीदता जी, अब जब गुड़ की मंडी इस समय 3,000-3,500 है,
जब कोल्लू वाला माल बेच देगा बिचौलिए को, मंडी तो 3,035 रहनी है जी। लेकिन जब वो पूंजीपति उस माल को स्टॉक कर लेगा, स्टॉक करने के बाद अभी देखना आप 1 महीना बाद रेट कहाँ जाएगा गुड़ का। जी। तो किसान अपने घर में नहीं रख सकता कोई भी चीज। समस्या सबसे बड़ी है ना, किसान के पास स्टोर है। भाई स्टोर तो पूंजीपतियों के हैं। हाँ। वही, और देखो आप अच्छी तरह जानते हो, माल भी स्टॉक वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। बिल्कुल। किसान के पास तो खाली ये है कि अपना गुजर बसर इस खेती से चलती है और कोई रास्ता किसान के पास नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी चीज को आपने, हैं बहुत सारी चीजें खेती की लाभदायक हैं, मैं मानता हूं उन चीजों को, मान लो कोई फल करो, सब्जी लगा लो, लेकिन उनके वे भी रोगग्रस्त बहुत हैं। हाँ। उसके लिए फिर दूसरी बात, उसमें जो रोगग्रस्त है, एक तो दवाइयां बहुत अधिक चाहिए, फिर उसके लिए आदमी बहुत, आज के समय में मजदूरी, और भाई मजदूर का मतलब जो है मजदूरी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि आज के समय में सब चीज बहुत ही अधिक, मतलब आप छोटी से छोटी किसी चीज को ले लो, महंगाई दर पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो मजदूर का भी यही है, अगर किसान बढ़ेगा तो मजदूर भी बढ़ेगा, बिल्कुल। और अगर किसान नहीं बढ़ेगा तो मजदूर भी नहीं बढ़ेगा। मैं तो आपने पैकिंग वाली बात की, अभी हम लेके यहाँ से चले जाएं, अभी हमारे गांव में ही आलू लगाए थे एक बार, मैं आपसे बताऊं जी। आलू का जो बीज था वो मेरे ख्याल से 3,000 रुपए कुंटल था जी। और जब वो आलू बिका ना तो वो 10 रुपए किलो था। हाँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है यही है। अब उस आलू को लगाने में भी खर्च आया जी। उसे पालने में भी खर्च आया, उसे कटवाने में भी खर्च आया, उखड़वाने में भी खर्च आया, बहुत सारी चीज हैं। जी। अब सबको कुल मिला के देखा जाए तो किसान और माइनस में चला गया। जी जी, मतलब कहने का मतलब है किसान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जी, है, जी। सप्लाई चेन नहीं जी। है कि वो बेच नहीं पाता। जी, जी। सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उसकी सप्लाई चेन जी, जी, जी। वो बनाए सही ढंग से, और किसान कैसे अपने सामान को ज्यादा दिन तक स्टोर कर सके जी, ताकि जी, वो सड़े ना, जी, जी, गले जी। ना, वो सब चीजें देखनी है उसे। अभी एक चीज और, अभी मैंने देखा था चांदपुर मंडी में एक व्यक्ति ने, किसान ने बेचारे ने हमारे आलू स्टॉक कर दिया, जी। लेकिन जब आलू का रेट बढ़ा वो आलू छुटाने गया तो उसने जाके देखा तो उससे ज्यादा पैसे स्टोर के हो गए जितने के आलू थे। अब व्यवस्था नहीं है हमारे पास जी। तो हम उसे कैसे स्टॉक कर लेंगे। बिल्कुल सही बात सर। सारी चीजें सरकार को सोचनी चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ सरकार किसानों के प्रति गंभीर होनी चाहिए। देश में 62 करोड़ किसान हैं और किसान ही देश की रीढ़ है। अगर आज हमारे देश में कोई भी, चाहे वो लीडर हो, चाहे मतलब कोई पूंजीपति हो, अगर वो आज किसी भी स्तर पे है तो वो किसान की देन है, क्योंकि किसान देश की रीढ़ है। अगर किसान यहाँ से कमा के नहीं भेजेगा तो देश नहीं तरक्की कर सकता। बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, अभी हम फिर बात करेंगे आपके यहाँ जो धरना चला हुआ है जी, जी। राजनीतिक पार्टियों को लेकर। चमन जी से हमने जैसे बातचीत की तो राष्ट्रीय लोक दल से बड़े नाराज से दिखाई दे रहे हैं। जी, जी, जी। तो फिर खुश कौन सी पार्टी से हैं आपके यहाँ? हमारा राष्ट्रीय लोकदल से नाराज होने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं आपसे बताऊं। जी। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी और किसानों की पार्टी रही है और रहेगी। अब हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। जी। उन्होंने प्रयास किया, नहीं हो पाया, और भी लोगों ने प्रयास किया, नहीं हो पाया। अब हम प्रयास कर रहे हैं। ये तो ईश्वर के अधीन है, वैसे तो हम तो ईश्वर के अधीन बैठे हैं, लेकिन जो सरकार में जो वो है अधिकारी हैं सरकारी, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, हमने लगातार जब भी उनसे हम मिले उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन हमें दिया कि होगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ईश्वर मतलब हमें शक्ति दे लड़ाई को और मजबूती से लड़ने की, तो इसी साल नहीं तो फिर तो धरना लगातार चलता ही रहेगा निरंतर। ऐसा नहीं है कि मील बंद होने पर आदेश नहीं होगा। जी। आदेश कभी भी हो सकता है। जी जी जी। तो हम तो लगातार निरंतर जैसे पहले बैठे थे आज भी ऐसे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक परिवर्तन नहीं होगा। कुल मिलाकर जैसे राष्ट्रीय लोक दल है या भीम आर्मी वाले आजाद समाज पार्टी, उन्होंने प्रयास किया, उनका भरपूर प्रयास रहा। किसान संगठनों ने भी प्रयास किया। जो यहाँ आया उस व्यक्ति ने हर तरीके से प्रयास किया, उस संगठन ने, उस नेता ने हर तरीके से प्रयास किया। चंदन चौहान ने लगातार भाई लखनऊ में भी अपना पूरा जोर जी आजमाइश की, लेकिन नहीं हो पाया। जी। चंद्रशेखर आजाद जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी पार्टी के, उन्होंने भी लगातार अपना संघर्ष करा, प्रयास करा, लेटर भी लिखा, फोन पे भी बात की जी। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के प्रति सरकार इतनी गंभीर नहीं है जी। हमने, अब आपसे बता दें कि उप मुख्यमंत्री जो होता है कोई छोटी चीज नहीं होती जी। उप मुख्यमंत्री के लेटर, कृषि राज्य मंत्री के लेटर,
पैड पर लेटर लगने के बाद ये काम, छोटा सा काम नहीं हो पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के प्रति सरकार कहीं गंभीर नहीं है। अच्छा, जैसे ये चला आपका 2 वर्ष हो गए, और ये धरना तो आपका 3.5 महीने से चल ही रहा, लेकिन 2 वर्ष से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो। 2 वर्षों से आप लोगों ने गन्ना नहीं दिया भिलाई मिल को, जैसा जानकारी है। तो पशुओं के सामने क्या समस्याएं हुई, और आपका जैसे गन्ना वो कहीं ना कहीं तो आप डाल रहे होंगे, क्योंकि किसान है तो खेती करना थोड़ा ही छोड़ दोगे। तो पावर में भी, कोल्लू में भी अगर जा रहा होगा तो सस्ते रेट पे ही जा रहा होगा। ये समझो, ये लगातार 2 वर्ष से जो किसानों ने फसल अपनी बेची है ना जी, वो औने पौने दामों में फसल बेच करके और पैसे के लिए कई मतलब कोल्लू वाले ऐसे हैं कि जिनके पीछे एक महीना 15 दिन तो मतलब छोटे से छोटा है, जो भागना पड़ता पर्ची लेके कि भैया मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। अब वो भी पैसे नहीं दे पाता। और पशुओं के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि किसान अगर गन्ना छोड़ लेगा तो फिर गिरेगा कहाँ जी, मतलब गन्ना डालने की कोई व्यवस्था ही नहीं हमारे पास। जी जी जी, जी। अब क्रय केंद्र हमारा परिवर्तित हुआ नहीं, भिलाई मिल को गन्ना हमें देना नहीं, तो हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है कुछ जी। अभी हमारे जो किसान है बेचारे 300, 260, 250 में गन्ना तोलने लगातार, पिछले वर्ष भी ऐसी तोल रहा। रोहित जी, सपोज भविष्य में आपको कृषि मंत्री बना दिया जाए जी जी, और आपका जो टारगेट है वो ये है कि किसानों की आय को बढ़ाना है जी, कि किसान परेशान ना हो, जी, उसे सस्ती चीजें भी मिले, चाहे वो खाद हो, पेस्टिसाइड हो, बिजली हो, सब कुछ उसे इजी मिले और उसकी आय भी बढ़े। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर कोई और हो, उसे जो सामान है वो नियमित मात्रा में मिल जाए। क्योंकि सपोज किसी व्यक्ति की आय तो है 5,000 रुपए और किसी की है 50,000 रुपए, तो उसे खाने पीने का सामान तो दोनों को लेना है, तो फिर आप ये आय कैसे बढ़ाएंगे? सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ शौर्य जी। आपने जो बात कही, ये सौभाग्य मिलना तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कभी हम इस ओहदे पे अगर हम जाते हैं तो आपने देखा होगा जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लगातार किसानों के लिए काम किया था जी। तो उसी के आधार पर हम भी चौधरी चरण सिंह के जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम काम करेंगे। और किसानों की जो आय का स्रोत है, सबसे पहले तो हम ये जो किसान के दवाइयाँ हैं, सबसे पहले इस पे कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी योजना लागू करेंगे जिससे सस्ती मिले। दूसरी बात, जो बिचौलिए आज किसान को खा रहे हैं, भाई सरकार भी तो डायरेक्ट किसान से मतलब बिचौली से डायरेक्ट माल खरीदती है। मान लो अगर अभी रेट हमारा, अभी गेहूं का ही ले लो आप, गेहूं अगर यहाँ हमसे 2400 खरीदा जाता है तो बिचौलिया जो है 2800 बेचता है, 2600 बेचता है, तो बिचौली से तो सरकार डायरेक्ट खरीद रही है। कहीं ना कहीं हम इन चीजों को देख करके, जो चीज हम देख रहे हैं उन चीजों को डायरेक्ट किसान से संपर्क, डायरेक्ट सरकार का किसान से संपर्क करेंगे कि सरकार जो है, सरकार को डायरेक्ट किसान माल बेच सके। ऐसी कोई योजना हम बढ़ा लाएंगे जिससे किसान का भी लाभ हो और सरकार को भी मतलब और ज्यादा कोई अच्छी उपलब्धि मिले। कहने का मतलब कि किसानों को डायरेक्ट बेचने का भी मौका मिले। और सर, क्या इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि आप एक ही प्रोडक्ट से, सपोज गन्ना है, गन्ने से अलग अलग चीज बनाई, जैसे अभी चीनी गुड़ बनता है, साथ में अल्कोहल बनना शुरू हुआ तो एक रेवेन्यू जनरेट हुआ अलग से। तो ऐसी बाकी फसल से भी, और मतलब एक ही जैसे गेहूं है, गेहूं से और भी चीजें बनाना बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ, तो उस तरीके से भी आय बढ़ सकती है। बिल्कुल, आय बढ़ाने के स्रोत बहुत सारे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, आप जब चौराहे से आए होंगे तो हमारे गेहूं से आटा बन रहा, वो विदेशों में जा रहा पैक होकर के, यहाँ से ही हमारे पास से ही। अब लगभग जब गन्ने की बात है, गन्ने से तो लगभग 10 कम से कम 10 के आसपास चीजें बनती है भाई। अल्कोहल रहा, एथनॉल रहा, चीनी रही, खोई, सीरा, बहुत सारी चीजें हैं जो गन्ने से मिलती है। गन्ने में तो कभी कोई घाटे का है ही नहीं होता, ये तो बस सेठों की वो है कि पैसा नहीं देना। नहीं तो गन्ना तो, और जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का गन्ना तो ऐसा है कि इसमें जो भी मिल लगी है ना, उस मिल को कभी नुकसान नहीं गया। गन्ने में रिकवरी अच्छा क्षेत्र है गन्ने का ये। तो रोहित जी और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज हमारा पहला पॉडकास्ट जिसपे हमने किसानों के मुद्दे और कैसे उनकी आय बढ़ा सकते हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कत आती है, इन सभी चीजों के बारे में बात की। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं ये सुझाव भी जरूर दीजिएगा। जय हिंद।